Why these pigments are necessary for us? Because they take part in exchange of respiratory molecules. Okay? These pigments bind with oxygen and carry oxygen to the tissues and deliver over there for the utilization of tissue, utilization by the tissues. Cells present in the tissues will utilize them. कौन यूटिलाइज करेगा? सेल्स यूटिलाइज करेंगे टिश्यूज के अंदर. सेल्स में भी कहाँ यूटिलाइज होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां होगा. ओके, वेयर ऑक्सीजन विल बी फाइनली रिड्यूस्ड एज H2O. आप जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वह H2O में कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं उसमें जो कार्बन है आपका ये CO2, ये जो CO2 है ये आता है कार्बोहाइड्रेट से. जो आप खाना खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है. ओके, आपका फूड का ही तो कंबस्शन हो रहा है ना, फूड का कंबस्शन हो रहा है इनटू CO2 एंड H2O in the presence of O2. ये कार्बन जो है आया कार्बोहाइड्रेट से, आपके फूड से. कार्बोहाइड्रेट में भी प्रोटीन से भी आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड से भी आ सकता है. ओके, तो वो सब लास्ट में पायरुवेट डिहाइड्रोजन पायरुवेट बनते हैं. ओके, तो जो भी कहने का मतलब जो भी आप फूड ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ये लास्ट जो ट्रायोज फॉर्म है इसमें तब्दील होता है. एक फैटी एसिड जो है उसको छोड़, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है लास्ट मेटाबोलाइज होकर बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में. और ये आपका पायरुवेट जो है ट्रायोज, ये भी एंटर करता है इन द क्रेब्स साइकिल बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. बेसिक मैकेनिज्म यही है. ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज एंटर किया. ओके, ग्लूकोज कहाँ कहाँ से आ सकता है? ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे से आएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से आएगा. ओके, और जो इंटेस्टाइन में आप कार्बोहाइड्रेट खाए और डाइजेस्ट हुआ माल्टोज में और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के द्वारा वो जो एब्जॉर्ब हुए, यानी डायरेक्ट ब्लड में जो ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज विल बी एडेड अप. ओके, अमाइनो एसिड्स also via ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे अमाइनो एसिड एंटर करेगा. मत कहने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक सेंट्रल पॉइंट है, ये चौक हो गया इस तरह से, जहां से प्रोटीन भी एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस में यूटिलाइज होंगे, मेटाबॉलिज्म में एनर्जी यील्डिंग पाथवे में. कार्बोहाइड्रेट तो हो ही रहा है ग्लाइकोलाइसिस, सारे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में तब्दील होके ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं. फैट का क्या होता है, वो कहाँ पर एंट्री मारता है? देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट, थ्री कार्बन है, सिक्स कार्बन था, 2 3 कार्बन होता है बना. उसके बाद ये पायरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स.
ये ऐसा सीधा नहीं होता है, ठीक है, लैमलीज होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाए इसका। इस इनर प्लाज्म मेम्ब्रेन पर ही एटीपी भी सिंथेसिस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पायरुवेट एंटर करता है, पिक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, Yes, sir. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये मैट्रिक्स में पहुंच गया, दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, पायरुवेट से एक CO2 निकाल के इसका डी कार्बोक्सिलेशन करता है, एक CO2 निकाल के, अब बचा 2 कार्बन, और उसमें को एंजाइम ए एक को फैक्टर है। को एंजाइम ए बायोकेमिकल पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे में यूटिलाइज होता है हर वो जगह जहां पर कार्बन चेन से रिलेटेड कोई मैकेनिज्म हो रहा हो, मतलब ट्रांसफर हो रहा हो कार्बन चेन का, कोई भी मैकेनिज्म नहीं, ट्रांसफर हो रहा हो। ओके, किसी भी एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा हो, वहां पर कोएंजाइम लगता है। अब आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन बाय दिस एंजाइम, पायरुवेट का एसाइल ग्रुप बचा 2 कार्बन ग्रुप, वो जो 2 कार्बन ग्रुप है दैट इज कंबाइंड विद द कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए अंदर में ही रहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करके पीडीएच कंबाइंस इट विद द 2 कार्बन जो लेफ्ट रहता है बचा, एक CO2 निकलने के बाद उसके साथ, तो हो गया ये एसिटाइल, क्योंकि 2 कार्बन है। एसाइल ग्रुप उसको बोलते हैं जहां पर कोई भी n नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये n नंबर ऑफ कार्बन आप देखोगे फैटी एसिड का ब्रेक डाउन, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, और फैटी एसिड सिंथेसिस में वहां पर भी कार्बन चेन का ट्रांसफर होता है, तो कोएंजाइम ए ही ज्वाइन करता है एसाइल ग्रुप से, तभी ये एसाइल ग्रुप एक्टिवेट हो पाता है ताकि इसका ट्रांसफर हो। तो वहां पर 2 से ज्यादा कार्बन चेन के लेंथ को एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, एसिटाइल ग्रुप है, उसको भी ट्रांसफर करने में कोएंजाइम ए ही लगता है। तो कहाँ ट्रांसफर करेगा, कोएंजाइम में कंबाइंस विथ एसिटाइल ग्रुप और CO2 निकल गया, पायरुवेट का जो 2 कार्बन है वो यहाँ कंबाइन हो गया, और इस प्रक्रिया में एक CO2 निकला आपका यहाँ से, तो ये CO2 कहाँ से आया, अब आप देखिए एक CO2 जो है कहाँ से आया, ये CO2 पायरुवेट से आया, पायरुवेट कहाँ से आया, ग्लूकोज से आया, ग्लूकोज कहाँ से आया, फूड से ही कहीं से आया, या तो प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। ओके, तो ये CO2 वहीं से आया। अब देखिए ये 2 CO2 निकल जाता है आगे क्रेब्स साइकिल में, ये एसिटाइल ग्रुप के पास, एसिटाइल ग्रुप को अब ट्रांसफर करना है ऑक्जेलो एसीटेट को, 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये बन जाता है साइट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड, और यहीं पर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, ठीक है ना। एसिटाइल को एंजाइम ए combines with oxaloacetate, ये बन गया साइट्रेट। तो इस तरह से, और इस पूरे साइकिल में जहां जहां NADH का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द NAD+, वहां वहां एक एक CO2 निकल जाता है। इतना डिटेल में अभी इस टॉपिक में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो अभी हम ऊपर ऊपर बता देते हैं, जहां जहां लगता है एक एक CO2 निकलता है वहां वहां
एक्सेप्ट इन दिस लास्ट फेज, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फर्स्ट कार्बोक्सिलेटर होता है। NADH प्रोड्यूस होता है, एक NADH यहाँ भी प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और एक NADH यहाँ भी प्रोड्यूस हुआ, रिड्यूस फॉर्म ऑफ द NAD+। ये सब एक तरह से आपकी पोटेंशियल है, इनसे एनर्जी फिर बाद में हार्वेस्ट किया जाता है। NADH जितना भी प्रोड्यूस हुआ, एक ATP GTP प्रोड्यूस होता है क्रेब्स साइकिल में। तो कहने का मतलब जितना भी CO2 है, दोनों CO2 जो एंटर भी यहाँ किया एसाइल ग्रुप के थ्रू, यहाँ निकल गया क्रेब्स साइकिल में, एक यहाँ निकल गया, फिर से ये 4 कार्बन बन गया और ये चलते रहती है प्रक्रिया। एसिटाइल को एंजाइम में ऐड होते रहेगा और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, CO2 निकला कार्बोहाइड्रेट से, और ऑक्सीजन जो आप लिए वो फाइनली जो है O2 आगे। इसके बाद क्या होगा, ये सारे NADH और एक FADH2 भी यहाँ बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है का डुअल रोल है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 2 भी है और क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम भी है, और उसका लोकेशन होता है इनर प्लाज्मा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया में एम्बेडेड होता है। कॉम्प्लेक्स 2 है, यही कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ से जैसे FADH2 बना, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को रिसीव कर लेता है, इसको इससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, और यहाँ इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 मॉलिक्यूल्स भी अरेंज्ड है पूरे, समझ रहे बात को। और वहां पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करके ट्रांसफर कर देते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन जो है फाइनली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को इसीलिए सेलेक्ट किया गया कि ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट है, इसलिए एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन को पास करा के हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पोटेंशियल रखने वाले ग्रुप से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पोटेंशियल रखने वाले ग्रुप पर ये ट्रांसफर होते जाता है, और फाइनली जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन हाईएस्ट है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब ये हो गया O2, ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल डेंजरस है, अगर यहां से माइटोकॉन्ड्रिया से ये रेडिकल स्केप कर जाए, सुपर ऑक्साइड एनायन ये स्केप कर जाए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही डैमेज कर देगा, टिश्यू को डैमेज कर देगा, इसीलिए तुरंत वहां पर यहाँ प्रोटोन पूल रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, प्रोटॉन्स जो है कंबाइन होकर के इसमें H2O बन जाता है तुरंत, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, हम बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो सुपर ऑक्साइड एनायंस भी बन जाते हैं, और ये जब यहाँ से स्केप कर जाते हैं, छूट गए, कुछ बच के लीक हो गया उस कॉम्प्लेक्स 4 से, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए, और सुपर ऑक्साइड ये कहीं से भी प्रोटॉन को ले सकता है, इसको लेना चाहिए था कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ही, उस प्रोटॉन पूल से ही। अब उस मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा, लीक कर जाएगा, तो किसी भी स्ट्रक्चर, कोई प्रोटीन से, DNA के, किसी एंजाइम के, वहां से प्रोटॉन ले लेगा तुरंत, उसको उसका प्रोटॉन को छोड़ा के अपने में ले लेगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये, ठीक है। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको बहुत ज्यादा आवश्यकता एफिनिटी हो गया है अब प्रोटॉन के साथ, तो वहां से लेकर के H2O बना देगा, तो जहां से लेगा उस स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देगा। तो इसी कंडीशन में जब ये रेडिकल फ्री हो जाए, निकल जाए, तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल,
and this free radical is highly dangerous. Okay, this free radical also contributes to the aging the individual. Okay, तो ये फ्री रेडिकल जितना भी आप सांस ले रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्री रेडिकल्स उतने ही ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का भी मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, लेकिन 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, कुछ बच जाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके द्वारा जो डैमेज किया गया है वो कंटिन्यूअस डैमेज है, थोड़ा थोड़ा ही डैमेज है, 24/7 है, 365 डेज ये सतत प्रक्रिया चलते रहेगी जब से पैदा हुए, और वो कंट्रीब्यूट करता है एजिंग में, एक कंट्रीब्यूशन उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजिंग में कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर डाइट में लिया जाता है ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कंप्लीटली नहीं, लेकिन वो फिर इसकी मात्रा को कम करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इफेक्टिव फ्री रेडिकल अगर लेते रहेंगे तो एजिंग जो है उनकी थोड़ा सा दे विल लुक यंगर। बहुत सारे हैं नेचुरल फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट्स, यू ऑल नो, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ए भी नहीं, विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है कैरोटीन पिगमेंट, बीटा कैरोटीन, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है। दिस वन जो गाजर में होता है, टमाटर में होता है, टमाटर का लाल वाला जो पिगमेंट है दैट इज कैरोटीन, नॉट द बीटा कैरोटीन। गाजर का बीच में जो येलो कलर होता है दैट इज बीटा कैरोटीन। तो इस तरह से दिस इज द प्रिकर्सर, अगर ये लेंगे तो ये एजिंग में ठीक रहता है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। आई हैव टोल्ड यू, जस्ट एक्सप्लेन यू कि कैसे फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर फूड सब्सटेंस का माइक्रोमोलिक्यूल जो है हमारा फूड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, उस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में जो है हमारा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। दिस ऑक्सीजन इज टू सप्लाई दिस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। आप देख लिए अभी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचाएगा कैसे, कैसे आएगा? वही है काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कैसे देखिए, सेल है, cell present in the tissues and tissue is traversed by or supplied by blood vessels. These blood vessels are carrying fluid that is called blood. Okay, and this blood is having a special type of cells. These special cells may have that respiratory pigment in them. They have respiratory pigment in them. Okay, जैसे हम लोग में फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, ये तो हो गया वन केस सिनेरियो जो कि हायर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है या वर्टिब्रेट्स कह लीजिए आपको देखने को मिलता है ऐसा सिस्टम, क्लोज रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कुछ एनिमल्स जिनमें ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
ये ओपन और क्लोज दोनों है, सेमी ओपन है, जहां पर बॉडी फ्लूइड इज डायरेक्टली बाथ इनटू द टिश्यूज। तो यहाँ पर टिश्यूज में बात किया, यहाँ गैसियस एक्सचेंज होकर डिफ्यूजन से सेल के अंदर आ जाता है सब्सटेंस। ओके, दैट पिगमेंट। अब देखिए यहाँ दो प्रॉब्लम है, यहाँ हम आप समझिएगा। अब जिसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं है प्रेजेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड वेसल्स नहीं है, डायरेक्टली जो है पिगमेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यू फ्लूइड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। वहां पर है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इन दिस केस इन्वर्टिव, जैसे कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, नॉट ऑल, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें, और जिनमें क्लोज्ड है फिर अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, एक तो सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में ऑक्सीजन का कम है, इसलिए कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसके साथ ऑक्सीजन रिवर्सिबली बाइंड करे, इरिवर्सिबली बाइंड नहीं करे। ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है किसी केमिकल स्पीशीज पे, ऑक्सीडाइज होकर के। ठीक, समझ लो, जैसे H2O में H ऑक्सीजन जो है इरिवर्सिबली बाइंड है हाइड्रोजन के साथ, उसको हम ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो चाहिए, इसका खूबी ये होना चाहिए ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें ऑक्सीजन शुड रिवर्सिबली बाइंड, इजिली डिसोसिएट भी हो जाए, रिवर्सिबली बाइंड। जहां पर एक्सटर्नल सरफेस से एक्सचेंज हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, वहां पर ऑक्सीजन बाइंड कर जाए इस पिगमेंट के साथ एट एक्सटर्नल सरफेस, नॉट स्ट्रांगली क्योंकि बाद में इसको डिसोसिएट होना है, एंड एट द टिश्यू सरफेस it should dissociate कौन, ऑक्सीजन, फ्रॉम दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये यहाँ पर आके डिसोसिएट हो जाए, यहाँ पर फिर बाइंड नहीं रहे, नहीं तो ये लेकर फिर चला जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लोकली डिलीवर नहीं होगा। ओके, इन द टिश्यू स्पेस और एट द सरफेस ऑफ द सेल। इसीलिए अब अगर वाटर पिगमेंट ना हो, कोई एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल ना हो, तो ये काम नहीं हो पाएगा कि वो एक तरफ तो एट द एक्सटर्नल सरफेस आराम से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए बिना किसी फोर्स के, और बिना किसी फोर्स के वो अपने आप डिसोसिएट कर जाए एट द टिश्यू स्पेस, और यहाँ पर बाइंडिंग स्ट्रांग हो, यहाँ पर भी डिसोसिएशन इजिली हो जाए। नहीं, बाइंडिंग स्ट्रांग नहीं हो, आपका एफिनिटी जो है ज्यादा